जहां इंसानियत, रिश्तों और सच्चाई की परीक्षा एक बार फिर सबके सामने आई। गांव के बीचों बीच रहती थी एक औरत, सुमित्रा देवी, जो अपने पति हरि नारायण और 2 बेटियों कोमल और पूजा के साथ रहती थी। कोमल सुमित्रा की अपनी सगी बेटी थी, जबकि पूजा उसके पति की पहली पत्नी की बेटी। शुरुआत में सुमित्रा ने दोनों को एक जैसा प्यार देने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतने के साथ उसके दिल में भेदभाव की दीवार खड़ी हो गई। एक दिन सुबह का समय था, रसोई से रोटियों की खुशबू आ रही थी। पूजा ने सारा काम निपटा लिया था, जबकि कोमल अब भी सो रही थी। सुमित्रा आंगन में आई और ऊंचे स्वर में बोली, अरे पूजा, तू अब तक यहीं है? जा जरा कोमल को जगा दे, उसे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। माँ, मैंने तो उसे 2 बार उठा दिया, लेकिन वो बोल रही थी कि थोड़ी देर और सोने दो। हे भगवान, पता नहीं तेरी बहन का क्या होगा। उसकी ये आलस कर जाएगी। पूरे घर का काम तू करे और वो आराम फरमाए। जा, उसे अभी उठा और तैयार कर। ऐसा बोल सुमित्रा कोमल को उठाने पूजा को भेज देती हैं। पूजा चुपचाप अंदर चली गई और कोमल को उठाया। कोमल ने आलस भरी आंखों से बहन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, माँ फिर से तुम पर नाराज हैं क्या? नहीं कोमल, माँ ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा मूड खराब है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कोमल जल्दी से उठी और पूजा के साथ तैयार होने लगी, लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक अलग ही नजरिया था, अपनेपन का भेद। कुछ दिन बाद गांव में पूजा और कोमल की शादी की बात चली। हरि नारायण ने बड़ी उम्मीद से दोनों के लिए एक अच्छा घर ढूंढा, एक किसान परिवार, ईमानदार और मेहनती। लेकिन सुमित्रा को ये रिश्ता रास नहीं आया। जी, आप क्या कर रहे हैं? कोमल किसान के, मेरी बेटी को तो मैं शहर के अमीर घर में ब्याह दूंगी। आपको पूजा की शादी करनी है तो किसान के घर कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी कोमल की शादी किसान के घर नहीं होने दूंगी। भाग्यवान, फर्क क्यों? दोनों ही बेटियां हैं मेरी। एक सगी और दूसरी सौतेली कहकर भेदभाव क्यों करती हो? आप समझते नहीं हैं। पूजा आपकी पहली पत्नी की बेटी है, उसका मुझसे क्या रिश्ता? मुझे तो बस अपनी बेटी कोमल से लेना देना है। मैं कोमल की शादी गरीब घर में नहीं होने दूंगी। हरि नारायण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है सुमित्रा, और पूजा का हक उतना ही है जितना कोमल का। तुम एक माँ होकर ऐसा बोल रही हो, जबकि बेचारी पूजा हर वक्त हर काम में तुम्हारा हाथ बटाती है। लेकिन सुमित्रा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर पूजा की शादी गांव के किसान मोहन से कर दी गई, जबकि कोमल की सगाई शहर के एक व्यापारी रवि से तय हो गई। शादी के दिन पूरे गांव में रौनक थी। लोग कहते, वाह, हरि नारायण की बेटियां कितनी सुंदर है। लेकिन भीतर ही भीतर सुमित्रा सोच रही थी, देखो कोमल की शादी कितने बड़े घर में हो रही है, पूजा तो बस किसान की बीवी बनकर रह जाएगी। वक्त बीता, पूजा अपने पति मोहन के साथ सुख से रहने लगी। गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों का दिल बहुत अमीर था। वहीं कोमल और रवि के घर में अमीरी तो थी, मगर मन में सुकून नहीं। एक दिन कई साल बाद सुमित्रा के घर पर अचानक तूफान सा आ गया। हरि नारायण बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। कोमल और रवि ने सुनकर कहा, माँ, पिताजी के इलाज का सारा खर्च आप संभाल लीजिए। मैं तो रवि से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। क्या? तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगी? तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे पिताजी इतने ज्यादा बीमार हैं, हमारी मदद करने के बजाय तुम मुझे संभाल लेना बोल रही हो। माँ, अब मैं शादीशुदा हूँ, हर बात पति से पूछनी पड़ती है। सुमित्रा का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, जिस बेटी को मैं सबसे ज्यादा प्यार देती थी, वही आज किनारा कर रही है। इसी बीच दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने पूजा थी। उसने थैले में कुछ पैसे, दवाइयाँ और फल रखे हुए थे। माँ, पिताजी की तबीयत सुनी तो तुरंत चली आई। अभी पिताजी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? ये कुछ पैसे हैं, इलाज के लिए रख लीजिए। बेटी पूजा, तू तो खुद गरीब घर में रहती है, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? माँ, मोहन ने कहा, अपने ससुर जी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, इसलिए हम दोनों ने अपनी बकरी बेच दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर आज तुम ये पैसे नहीं लाकर देती तो शायद ही तुम्हारे पिताजी बच पाते। मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ तुम्हारी। बेटी, तूने आज साबित कर दिया कि खून का नहीं, कर्म का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कभी भी पैसों से किसी के इंसानियत और दिल का पता नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी।
अरे नहीं नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं आप लोग का ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती। ये पैसे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखा सुमित्रा, जिसे तुम सौतेली सौतेली बोलकर हमेशा अपने से अलग करती थी, आज वही हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। जिसे उसने सदा पराया समझा, वही आज अपना बनकर खड़ी थी। कुछ महीनों में हरि नारायण धीरे धीरे ठीक होने लगे। सुमित्रा के मन में अब पछतावे की आंधी चल रही थी। वो हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, अब बस मेरी पूजा को खुश रखना। उधर शहर में कोमल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। रवि का बिजनेस घाटे में चला गया। घर की शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। अब वही कोमल जो कभी दूसरों की गरीबी पर हंसती थी, आज खुद रोज के खाने के लिए तरस रही थी। एक दिन कोमल ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, माँ, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, अगर हो सके तो थोड़े पैसे भेज देना। सुमित्रा ने वो चिट्ठी पढ़ी और बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने पूजा की ओर देखा। बेटी, तेरी बहन मुसीबत में है, क्या तू मेरी मदद करेगी? उसको कुछ पैसों की जरूरत है। माँ, बहन ही तो है। अगर आज उसने मुझसे दूरियां बनाई थी तो क्या हुआ? मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं अभी घर जाकर आपके दामाद से बात करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। फिर पूजा ने अपने पति से सलाह की और दोनों ने जितना बन पाया उतने पैसे और राशन लेकर शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचते ही कोमल और रवि ने दरवाजा खोला। सामने पूजा और मोहन थे। दीदी, तुम यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारी मदद के लिए आओगी। बहन, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस समय के साथ धुंधले हो जाते हैं। मैं तुम्हारी खुशी में नहीं, तुम्हारे दुख में आई हूँ। कोमल की आंखें भर आईं। कोमल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पूजा के पैरों में गिरकर कहा, दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बचपन में माँ के कहने पर मैंने भी तुम्हें नीचा दिखाया, माफ कर दो। बहन, माफी क्यों मांगती हो? आज जब तू मेरे गले लगकर रो रही है तो सारी दूरी खुद मिट गई। वक्त बीता। कोमल और रवि ने दोबारा मेहनत शुरू की। मोहन और पूजा की मदद से उनका काम फिर चल पड़ा। अब दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रहने लगे। सुमित्रा जब ये सब देखती तो उसकी आंखों से हर बार पश्चाताप के आंसू बहने लगते। हे भगवान, अगर तूने मुझे एक बार और मौका दिया होता तो मैं दोनों बेटियों को बराबर प्यार देती। भाग्यवान, भगवान ने वही मौका दिया है। आज भी देर नहीं हुई, जा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। खेतों में सरसों की पीली फसलें झूम रही थी और ठंडी हवाएं खेतों की खुशबू अपने साथ उड़ाए लिए जा रही थी। गांव में किसान, मजदूर सब अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे होते थे। इन्हीं में से एक था रामू, जो अपनी पत्नी कविता और छोटी बेटी पिंकी के साथ गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। रामू का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और जिम्मेदारी की भारी गठरी उसके कंधों पर आ गई। छोटी उम्र में ही उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया था। वो गांव के ठाकुर साहब के खेतों में काम करता था। पूरे दिन की मेहनत के बदले उसे बस कुछ रुपए और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। कविता भी गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर कुछ पैसे जुटाती थी ताकि घर का चूल्हा जल सके। दोनों की मेहनत से किसी तरह घर चलता था, लेकिन इन सब के बीच उनकी छोटी सी दुनिया में एक चमक थी, उनकी बेटी पिंकी। 6 साल की पिंकी पूरे गांव की जान थी। उसकी हंसी और मासूम बातें हर किसी के दिल में जगह बना लेती थी। कविता, अब हमारी बेटी को 6 साल चलने लगे, पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीता। हमारी बेटी पिंकी एक वही है जिससे हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। हमारी बेटी पिंकी के बिना तो एक पल के लिए हमारा घर अधूरा सा लगने लगता है। नजरियों से ढूंढ रही होती हैं कि कब स्कूल से आएगी। लेकिन कविता, ये सब तुम्हारे साथ के बिना नामुमकिन था, क्योंकि तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं नहीं जी, आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा ना करें, ये सब मेरा कर्तव्य है। अच्छा चलिए जाइए, रात बहुत हो चुकी है, सुबह खेत भी जाना है। हर सुबह पिंकी अपने पापा के साथ खेतों में जाती, वहाँ मिट्टी में खेलती और फूल तोड़कर अपनी माँ के लिए एक फूलों की माला बनाती। माँ देखो, आज ये फूल मेरे जैसे मुस्कुरा रहा है।
कविता उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और बोलती है, हाँ बेटा, ये फूल बिल्कुल आपकी ही तरह मुस्कुरा रही है। आप किसी फूल से कम हो क्या? मेरे लिए तो तुम ही मेरा फूल हो। सच में माँ, मैं फूल हूँ, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी प्यारी फूल जैसी बेटी हो जो हमेशा खिला रहती है। कविता की बातें सुनकर पिंकी खुशी से उछलने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। रामू भी जब अपनी बेटी को यूं खेलता देखता है तो उसे लगता कि उसकी जीवन की सारी थकान और दुख मिट गई। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। नवंबर के अंत में ही ठंडी हवाएं असहनीय हो गई थी। कोहरा ऐसा कि सुबह का सूरज भी धुंध में खो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते, बाप रे, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ नजर ही नहीं आता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ठंड के मारे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पैर जम गए हों। अगर ऐसा ही ठंड करते रहा तब तो घर से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंबल से निकलूं ही ना, घर पे ही रहूं। लेकिन क्या करूं, घर पे रहने से घर भी तो नहीं चलेगा। मन को मारकर काम में जाना ही पड़ता है। लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और रातों में तापमान इतना गिर जाता कि मिट्टी भी जमने लगती थी। इस बार की बढ़ती ठंड को देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इधर रामू और कविता के पास ठंड से बचने के लिए ना तो मोटा कंबल था, ना ठीक से लकड़ियां। उनकी झोपड़ी की दीवारें फूटी हुई थी, जहां से हवा अंदर घुस आती। उन्होंने अपने पास की सारी पुरानी चादरें एक साथ जोड़कर कंबल बना लिया था। पिंकी को उसी में लपेटकर सुलाए थे और दोनों उसके पास बैठते और अपने शरीर की गर्मी से उसे बचाने की कोशिश करते। बाप रे, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ नजर ही नहीं आता है। हाँ जी, मैं पहली बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ी देख रही हूँ। मेरे हाथ पैर तो मानो जम सा गए हैं। हे भगवान, बस मेरी बेटी सुरक्षित रहे। चिंता मत करो कविता, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम दोनों के होते हुए। लेकिन जी, बेचारी अभी छोटी बच्ची है, ये कैसे सह पाएगी ये कड़कड़ाती ठंड? सब ठीक हो जाएगा, तुम भगवान पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही नए कपड़ों का बंदोबस्त करूंगा। ठंड के कराड़ रामू के परिवार को अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन ठाकुर साहब ने अपने खेतों की निगरानी के लिए रात का पहरा लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, रामू, आज रात खेतों में रहना पड़ेगा, कोई जानवर फसल न खराब कर दे। और हाँ, अगर नींद में चूक हुई तो पैसे काट लूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है, रात को खेतों में रहना नामुमकिन है। ठंड के मारे मिट्टी मानो ऐसा लगता है कि बर्फ बन गई है। मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए रामू, चाहे कितनी भी ठंड रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें तो करने के लिए बोला, तुम्हें वो करना होगा, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आई बात तुम्हारे समझ में? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं रात को खेतों में रहने के लिए तैयार हूँ। रामू डर गया। ठाकुर साहब की बात को टालना मतलब अगले दिन काम से निकाल दिया जाना। घर में पहले ही राशन खत्म हो चुका था, इसलिए उसने हामी भर दी। कविता ने उसे जाते हुए कहा, सुनिए जी, जल्दी लौट आना, ठंड बहुत है। बस पहरा लगाकर लौटता हूँ, तू और पिंकी दरवाजा बंद रखना। रात के वक्त जब पूरा गांव अपने घरों में दुबक चुका था, रामू ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और खेतों की ओर निकल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। खेतों में कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। रात गहराती चली गई। कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि हाथ आगे करने पर भी कुछ नजर नहीं आता था। रामू ठंड से कांपता हुआ खेतों में चक्कर लगाता रहा। दूर कहीं सियारों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर खेत के किनारे पड़ी। कोई आकृति झोपड़ी के पास खड़ी थी। वो डर गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत थी, फटे कपड़ों में ठिठुरती हुई। रामू बोला, अम्मा, आप यहाँ इस वक्त इतनी रात में अकेली? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, ठंड लग रही है, क्या थोड़ा सहारा मिल सकता है? रामू ने एक पल सोचा। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न खाना न गरम कपड़ा। लेकिन इंसानियत उसे रोक नहीं पाई। उसने अपनी पुरानी चादर का आधा हिस्सा फाड़कर बूढ़ी औरत को ओढ़ा दिया। बेटा, तुझे ठंड लगेगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप आराम से बैठिए, मैं तो खेतों की रखवाली कर रहा हूँ। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। आजकल तुम्हारे जैसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। दादी माँ,
आप यहीं आराम करें, मैं खेत के चक्कर लगाकर आता हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ और हाँ, संभल कर जाना। ऐसा बोल मोहन खेत के चक्कर लगाने चला गया और थोड़ी देर में खेत के चक्कर लगाकर आ गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तब कविता उससे पूछी, इतनी देर क्यों लगा दी? ठंड में हाथ तो देखो नीले पड़ गए हैं। क्या आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? अरे भाग्यवान, शांत रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस काम ज्यादा था, लेकिन आज किसी की मदद कर पाया तो अच्छा लग रहा है। आपने मदद की, लेकिन किसकी? और ये आपकी कमर और आड़ फटी हुई क्यों है? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो रात को एक दादी माँ ठंड से कांप रही थी और उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे, तो मैंने अपने कंबल का आधा टुकड़ा उन्हें दे दिया। चलो, अच्छी बात है कि आपने किसी की मदद की, लेकिन जरा अपना भी ख्याल रखा करो। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पिंकी दौड़ते हुए आती है और अपने पापा से बोलता है, पापा, आज आप मेरे लिए क्या लाए? रामू मुस्कुराया और बोला, आपके लिए सूरज की गर्मी लेकर आया हूँ। देखो बाहर कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तीनों ने मिलकर हंसी मजाक में दिन गुजार दिया, लेकिन शाम होते होते ठंड और भी बढ़ गई। कविता बोली, सुनिए जी, अब तो लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अगर आग ना जली तो पिंकी बीमार पड़ जाएगी। आप कहीं से लकड़ियों का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? रामू ने सोचा, ठीक है, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आता हूँ, जिससे आज रात जैसे तैसे गुजर जाएगी। तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल्द ही लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। कविता ने उसे रोका, रुकिए, आप इतनी रात को मत जाइए, ठंड बहुत है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन भाग्यवान, अगर मैं अभी लकड़ियाँ नहीं लाया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी रात काटने में। लेकिन मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप आखिर इतने ठंड में कैसे करोगे? कोहरे के कारण तो ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आता है। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है जी, आराम से जाना, ख्याल रखना। मजबूरी के कारण रामू को आधी रात को ठंड में लकड़ियां लानी ही थी, क्योंकि अगर रामू लकड़ी नहीं लाएगा तो उसकी बेटी बीमार भी हो सकती थी और साथ ही साथ रात बिताना भी मुश्किल। रात के समय जब रामू जंगल पहुंचा तो सब कुछ कोहरे में ढका हुआ था। पेड़ बर्फ से सफेद दिख रहे थे। वो सूखी लकड़ियां ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके कदमों तले कुछ खड़का। एक पुराना लोहे का संदूक। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने की 2 मुद्राएं और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो इस संदूक को पाएगा वो याद रखना, ये धन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए है, ना कि लालच के लिए। रामू को समझ नहीं आया कि ये किसका है, पर उसने तय किया कि इसे गांव के मुखिया को देगा। सुबह वो संदूक लेकर मुखिया के घर पहुंचा और सब बताकर बोला, मुखिया जी, मुझे ये जंगल में मिला, ये गांव की अमानत है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि इस मुद्रा को आपके हवाले कर दूं। मुखिया ने कहा, रामू, तू बहुत ईमानदार है, तुझे इनाम मिलना चाहिए। नहीं मुखिया जी, इनाम तो तब मिलेगा जब ये धन किसी जरूरतमंद के काम आए। आप कृपया करके उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जिसे इस अमानत की सख्त जरूरत है। ठीक है रामू, तुम चिंता मत करो, मैं इस मुद्रा का गांव की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। मुखिया ने सोने की मुद्राओं से गांव में एक सामुदायिक भंडार बनवाने का फैसला किया, जहां गरीबों के लिए सर्दी में कंबल, खाना और दवाई मुफ्त दी जाएगी। उस दिन से शिवपुरा गांव में पहली बार लोगों ने इंसानियत का असली चेहरा देखा। लेकिन किस्मत ने जैसे अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। पिंकी को बुखार ने जकड़ लिया। कविता ने सारा दिन उसकी सेवा में गुजारा, लेकिन दवाई नहीं थी। रामू भागकर गांव के भंडार गया, वहां दवाई और दूध लेकर लौटा, पर तब तक पिंकी की हालत और बिगड़ चुकी थी। रामू ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, बेटी, तू जल्दी ठीक हो जा, तू ही तो हमारी खुशी है। पिंकी ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अगर मैं ठीक हो गई तो हम अगले साल बर्फ में खेलेंगे ना? जरूर मेरी राजकुमारी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। रामू की आंखें भर आईं। गांव के लोग भी मदद करने आए, लेकिन रात बहुत ठंडी थी। पिंकी की सांसें कमजोर पड़ने लगी। कविता रोती रही, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा ले। रामू के दिल में डर बैठ गया। उसने और कपड़े लाकर बेटी को लपेट दिया ताकि उसकी गर्मी उसे मिले, लेकिन कुछ देर बाद पिंकी की सांसें थम गईं। गांव में सन्नाटा फैल गया। वो बेटी जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाती थी, अब शांत थी। कविता चिल्लाती रही, रामू, हमारी पिंकी हमें छोड़कर चली गई।
रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खोखलापन था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तूने मेरी बेटी क्यों छीनी? रामू, तेरे ईमान का मैं कायल हूँ। तू मेरे लिए काम मत कर। मैं तेरे नाम से एक स्कूल बनवाऊंगा, पिंकी शिक्षा निकेतन। धीरे धीरे उस स्कूल ने गांव की तस्वीर बदल दी। गरीब बच्चों को पढ़ाई के साथ कपड़े और खाना भी मिलने लगा। कविता वहां बच्चों को पढ़ाना सीख गई और रामू वहीं चौकीदारी करने लगा। हर सुबह जब बच्चे स्कूल आते तो कविता की आंखें चमक उठती। लगता है मेरी पिंकी सब में मुस्कुरा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में फिर भयंकर सर्दी आई। उसी रात एक बूढ़ी औरत फिर गांव के बाहर दिखाई दी, वही जो उस रात खेतों में थी। लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वो सीधे स्कूल के सामने गई और वहां दीवार पर दीपक रखकर बोली, जिसने दूसरों के लिए चिराग जलाया उसकी लौ कभी नहीं बुझती। अगली सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे तो देखा दीवार पर लिखा था, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। रामू और कविता ने उस दीपक को मंदिर में रख दिया। लोग कहते हैं कि उस रात भगवान ने खुद इंसान के रूप में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। शिवपुरा अब पूरे इलाके में मिसाल बन गया। किसी गरीब के पास कपड़े ना हो तो गांव वाले साथ मिलकर देते। किसी के घर आग ना जले तो सब मिलकर लकड़ियां पहुंचाते। मुखिया अक्सर कहता, हमने इंसानियत की आग से ठंड को हराया है। साल गुजरते गए। अब पिंकी शिक्षा निकेतन से पढ़े हुए कई बच्चे शहरों में बड़े अफसर बन गए। वे हर साल गांव लौटकर ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल बांटते और कहते, ये पिंकी की याद में है। रामू और कविता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में सुकून था। एक शाम जब ठंडी हवा फिर बह रही थी, कविता बोली, रामू, याद है वो रात जब तूने उस बूढ़ी औरत को चादर दी थी? शायद वही हमारी जिंदगी का मोड़ था। रामू मुस्कुराया, हाँ कविता, इंसानियत का छोटा सा काम कभी छोटा नहीं होता। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक अलग सी रोशनी थी। शायद वही पिंकी की मुस्कान थी जो आज भी गांव के हर बच्चे में चमक रही थी। ठंड से नहीं, इंसानियत की कमी से लोग मरते हैं। अगर हर इंसान किसी और की ठंड कम कर दे तो ये दुनिया हमेशा गर्म रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां इंसानियत, रिश्तों और सच्चाई की परीक्षा एक बार फिर सबके सामने आई। गांव के बीचों बीच रहती थी एक औरत, सुमित्रा देवी, जो अपने पति हरि नारायण और 2 बेटियों कोमल और पूजा के साथ रहती थी। कोमल सुमित्रा की अपनी सगी बेटी थी, जबकि पूजा उसके पति की पहली पत्नी की बेटी। शुरुआत में सुमित्रा ने दोनों को एक जैसा प्यार देने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतने के साथ उसके दिल में भेदभाव की दीवार खड़ी हो गई। एक दिन सुबह का समय था। रसोई से रोटियों की खुशबू आ रही थी। पूजा ने सारा काम निपटा लिया था, जबकि कोमल अब भी सो रही थी। सुमित्रा आंगन में आई और ऊंचे स्वर में बोली, अरे पूजा, तू अब तक यहीं है? जा जरा कोमल को जगा दे, उसे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। माँ, मैंने तो उसे 2 बार उठा दिया, लेकिन वो बोल रही थी कि थोड़ी देर और सोने दो। हे भगवान, पता नहीं तेरी बहन का क्या होगा। उसकी ये आलस कर जाएगी। पूरे घर का काम तू करे और वो आराम फरमाए। जा, उसे अभी उठा और तैयार कर। ऐसा बोल सुमित्रा कोमल को उठाने पूजा को भेज देती हैं। पूजा चुपचाप अंदर चली गई और कोमल को उठाया। कोमल ने आलस भरी आंखों से बहन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, माँ फिर से तुम पर नाराज हैं क्या? नहीं कोमल, माँ ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा मूड खराब है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कोमल जल्दी से उठी और पूजा के साथ तैयार होने लगी, लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक अलग ही नजरिया था, अपनेपन का भेद। कुछ दिन बाद गांव में पूजा और कोमल की शादी की बात चली। हरि नारायण ने बड़ी उम्मीद से दोनों के लिए एक अच्छा घर ढूंढा, एक किसान परिवार, ईमानदार और मेहनती। लेकिन सुमित्रा को ये रिश्ता रास नहीं आया। जी, आप क्या कर रहे हैं? कोमल को किसान के घर भेजेंगे? मेरी बेटी को तो मैं शहर के अमीर घर में ब्याह दूंगी। आपको पूजा की शादी करनी है तो किसान के घर कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी कोमल की शादी किसान के घर नहीं होने दूंगी। भाग्यवान, फर्क क्यों? दोनों ही बेटियां हैं मेरी।
एक सगी और दूसरी सौतेली कहकर भेदभाव क्यों करती हो? आप समझते नहीं हैं। पूजा आपकी पहली पत्नी की बेटी है, उसका मुझसे क्या रिश्ता? मुझे तो बस अपनी बेटी कोमल से लेना देना है। मैं कोमल की शादी गरीब घर में नहीं होने दूंगी। हरिनारायण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है सुमित्रा, और पूजा का हक उतना ही है जितना कोमल का। तुम एक माँ होकर ऐसा बोल रही हो, जबकि बेचारी पूजा हर वक्त हर काम में तुम्हारा हाथ बटाती है। लेकिन सुमित्रा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर पूजा की शादी गांव के किसान मोहन से कर दी गई, जबकि कोमल की सगाई शहर के एक व्यापारी रवि से तय हो गई। शादी के दिन पूरे गांव में रौनक थी। लोग कहते, वाह, हरिनारायण की बेटियां कितनी सुंदर है। लेकिन भीतर ही भीतर सुमित्रा सोच रही थी, देखो कोमल की शादी कितने बड़े घर में हो रही है, पूजा तो बस किसान की बीवी बनकर रह जाएगी। वक्त बीता, पूजा अपने पति मोहन के साथ सुख से रहने लगी। गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों का दिल बहुत अमीर था। वहीं कोमल और रवि के घर में अमीरी तो थी, मगर मन में सुकून नहीं। एक दिन कई साल बाद सुमित्रा के घर पर अचानक तूफान सा आ गया। हरिनारायण बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। कोमल और रवि ने सुनकर कहा, माँ, पिताजी के इलाज का सारा खर्च आप संभाल लीजिए। मैं तो रवि से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। क्या तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगी? तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे पिताजी इतने ज्यादा बीमार हैं, हमारी मदद करने के बजाय तुम मुझे संभाल लेना बोल रही हो। माँ, अब मैं शादीशुदा हूँ, हर बात पति से पूछनी पड़ती है। सुमित्रा का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, जिस बेटी को मैं सबसे ज्यादा प्यार देती थी वही आज किनारा कर रही है। इसी बीच दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने पूजा थी। उसने थैले में कुछ पैसे, दवाइयाँ और फल रखे हुए थे। माँ, पिताजी की तबीयत सुनी तो तुरंत चली आई। अभी पिताजी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? ये कुछ पैसे हैं, इलाज के लिए रख लीजिए। बेटी पूजा, तू तो खुद गरीब घर में रहती है, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? माँ, मोहन ने कहा अपने ससुर जी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, इसलिए हम दोनों ने अपनी बकरी बेच की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर आज तुम ये पैसे नहीं लाकर देती तो शायद ही तुम्हारे पिताजी बच पाते। मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ तुम्हारी। बेटी, तूने आज साबित कर दिया कि खून का नहीं, कर्म का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कभी भी पैसों से किसी के इंसानियत और दिल का पता नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अरे नहीं नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं आप लोग का ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती। ये पैसे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखा सुमित्रा, जिसे तुम सौतेली सौतेली बोलकर हमेशा अपने से अलग करती थी, आज वही हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। जिसे उसने सदा पराया समझा, वही आज अपना बनकर खड़ी थी। कुछ महीनों में हरिनारायण धीरे धीरे ठीक होने लगे। सुमित्रा के मन में अब पछतावे की आंधी चल रही थी। वो हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, अब बस मेरी पूजा को खुश रखना। उधर शहर में कोमल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। रवि का बिजनेस घाटे में चला गया। घर की शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। अब वही कोमल जो कभी दूसरों की गरीबी पर हंसती थी, आज खुद रोज के खाने के लिए तरस रही थी। एक दिन कोमल ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, माँ, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, अगर हो सके तो थोड़े पैसे भेज देना। सुमित्रा ने वो चिट्ठी पढ़ी और बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने पूजा की ओर देखा। बेटी, तेरी बहन मुसीबत में है, क्या तू मेरी मदद करेगी? उसको कुछ पैसों की जरूरत है। माँ, बहन ही तो है। अगर आज उसने मुझसे दूरियां बनाई थी तो क्या हुआ? मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं अभी घर जाकर आपके दामाद से बात करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। फिर पूजा ने अपने पति से सलाह की और दोनों ने जितना बन पाया उतने पैसे और राशन लेकर शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचते ही कोमल और रवि ने दरवाजा खोला। सामने पूजा और मोहन थे। दीदी, तुम यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारी मदद के लिए आओगी। बहन, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस समय के साथ धुंधले हो जाते हैं। मैं तुम्हारी खुशी में नहीं, तुम्हारे दुख में आई हूँ। कोमल की आंखें भर आईं। कोमल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पूजा के पैरों में गिरकर कहा,
दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बचपन में माँ के कहने पर मैंने भी तुम्हें नीचा दिखाया, माफ कर दो। बहन, माफी क्यों मांगती हो? आज जब तू मेरे गले लगकर रो रही है तो सारी दूरी खुद मिट गई। वक्त बीता, कोमल और रवि ने दोबारा मेहनत शुरू की। मोहन और पूजा की मदद से उनका काम फिर चल पड़ा। अब दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रहने लगे। सुमित्रा जब ये सब देखती तो उसकी आंखों से हर बार पश्चाताप के आंसू बहने लगते। हे भगवान, अगर तूने मुझे एक बार और मौका दिया होता तो मैं दोनों बेटियों को बराबर प्यार देती। भाग्यवान, भगवान ने वही मौका दिया है। आज भी देर नहीं हुई, जा दोनों को गले लगा ले। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। खेतों में सरसों की पीली फसलें झूम रही थी और ठंडी हवाएं खेतों की खुशबू अपने साथ उड़ाए लिए जा रही थी। गांव में किसान, मजदूर सब अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे होते थे। इन्हीं में से एक था रामू, जो अपनी पत्नी कविता और छोटी बेटी पिंकी के साथ गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। रामू का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और जिम्मेदारी की भारी गठरी उसके कंधों पर आ गई। छोटी उम्र में ही उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया था। वो गांव के ठाकुर साहब के खेतों में काम करता था। पूरे दिन की मेहनत के बदले उसे बस कुछ रुपए और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। कविता भी गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर कुछ पैसे जुटाती थी ताकि घर का चूल्हा जल सके। दोनों की मेहनत से किसी तरह घर चलता था, लेकिन इन सब के बीच उनकी छोटी सी दुनिया में एक चमक थी, उनकी बेटी पिंकी। 6 साल की पिंकी पूरे गांव की जान थी। उसकी हंसी और मासूम बातें हर किसी के दिल में जगह बना लेती थी। कविता, अब हमारी बेटी को 6 साल चलने लगे, पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीता। हमारी बेटी पिंकी एक वही है जिससे हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। हमारी बेटी पिंकी के बिना तो एक पल के लिए हमारा घर अधूरा सा लगने लगता है। नजरियों से ढूंढ रही होती हैं कि कब स्कूल से आएगी। लेकिन कविता, ये सब तुम्हारे साथ के बिना नामुमकिन था, क्योंकि तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं नहीं जी, आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा ना करें। ये सब मेरा कर्तव्य है। अच्छा चलिए जाइए, रात बहुत हो चुकी है, सुबह खेत भी जाना है। हर सुबह पिंकी अपने पापा के साथ खेतों में जाती, वहाँ मिट्टी में खेलती और फूल तोड़कर अपनी माँ के लिए एक फूलों की माला बनाती। माँ देखो, आज ये फूल मेरे जैसे मुस्कुरा रहा है। कविता उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और बोलती है, हाँ बेटा, ये फूल बिल्कुल आपकी ही तरह मुस्कुरा रही है। आप किसी फूल से कम हो क्या? मेरे लिए तो तुम ही मेरा फूल हो। सच में माँ, मैं फूल हूँ, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी प्यारी फूल जैसी बेटी हो जो हमेशा खिला रहती है। कविता की बातें सुनकर पिंकी खुशी से उछलने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। रामू भी जब अपनी बेटी को यूं खेलता देखता है तो उसे लगता कि उसकी जीवन की सारी थकान और दुख मिट गई। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। नवंबर के अंत में ही ठंडी हवाएं असहनीय हो गई थी। कोहरा ऐसा कि सुबह का सूरज भी धुंध में खो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते, बाप रे, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ नजर ही नहीं आता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ठंड के मारे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पैर जम गए हों। अगर ऐसा ही ठंड करते रहा तब तो घर से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंबल से निकलूं ही ना, घर पे ही रहूं। लेकिन क्या करूं, घर पे रहने से घर भी तो नहीं चलेगा। मन को मारकर काम में जाना ही पड़ता है। लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और रातों में तापमान इतना गिर जाता कि मिट्टी भी जमने लगती थी। इस बार की बढ़ती ठंड को देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इधर रामू और कविता के पास ठंड से बचने के लिए ना तो मोटा कंबल था, ना ठीक से लकड़ियां। उनकी झोपड़ी की दीवारें फूटी हुई थी, जहां से हवा अंदर घुस आती। उन्होंने अपने पास की सारी पुरानी चादरें एक साथ जोड़कर कंबल बना लिया था। पिंकी को उसी में लपेट कर सुलाए थे और दोनों उसके पास बैठते और अपने शरीर की गर्मी से उसे बचाने की कोशिश करते। बाप रे, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ नजर ही नहीं आता है।
हाँ जी, मैं पहली बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ी देख रही हूँ। मेरे हाथ पैर तो मानो जम सा गए हैं। हे भगवान, बस मेरी बेटी सुरक्षित रहे। चिंता मत करो कविता, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम दोनों के होते हुए। लेकिन जी, बेचारी अभी छोटी बच्ची है, ये कैसे सह पाएगी ये कड़कड़ाती ठंड? सब ठीक हो जाएगा, तुम भगवान पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही नए कपड़ों का बंदोबस्त करूँगा। ठंड के कराड़ रामू के परिवार को अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन ठाकुर साहब ने अपने खेतों की निगरानी के लिए रात का पहरा लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, रामू, आज रात खेतों में रहना पड़ेगा, कोई जानवर फसल न खराब कर दे। और हाँ, अगर नींद में चूक हुई तो पैसे काट लूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है, रात को खेतों में रहना नामुमकिन है। ठंड के मारे मिट्टी मानो ऐसा लगता है कि बर्फ बन गई है। मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए रामू, चाहे कितनी भी ठंड रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें तो करने के लिए बोला, तुम्हें वो करना होगा, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आई बात तुम्हारे समझ में? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं रात को खेतों में रहने के लिए तैयार हूँ। रामू डर गया। ठाकुर साहब की बात को टालना मतलब अगले दिन काम से निकाल दिया जाना। घर में पहले ही राशन खत्म हो चुका था, इसलिए उसने हामी भर दी। कविता ने उसे जाते हुए कहा, सुनिए जी, जल्दी लौट आना, ठंड बहुत है। बस पहरा लगाकर लौटता हूँ, तू और पिंकी दरवाजा बंद रखना। रात के वक्त जब पूरा गांव अपने घरों में दुबक चुका था, रामू ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और खेतों की ओर निकल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। खेतों में कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। रात गहराती चली गई। कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि हाथ आगे करने पर भी कुछ नजर नहीं आता था। रामू ठंड से कांपता हुआ खेतों में चक्कर लगाता रहा। दूर कहीं सियारों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर खेत के किनारे पड़ी। कोई आकृति झोपड़ी के पास खड़ी थी। वो डर गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत थी, फटे कपड़ों में ठिठुरती हुई। रामू बोला, अम्मा, आप यहाँ इस वक्त इतनी रात में अकेली? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, ठंड लग रही है, क्या थोड़ा सहारा मिल सकता है? रामू ने एक पल सोचा। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न खाना न गरम कपड़ा। लेकिन इंसानियत उसे रोक नहीं पाई। उसने अपनी पुरानी चादर का आधा हिस्सा फाड़कर बूढ़ी औरत को ओढ़ा दिया। बेटा, तुझे ठंड लगेगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप आराम से बैठिए, मैं तो खेतों की रखवाली कर रहा हूँ। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। आजकल तुम्हारे जैसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। दादी माँ, आप यहीं आराम करें, मैं खेत के चक्कर लगाकर आता हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ, और हाँ, संभल कर जाना। ऐसा बोल मोहन खेत के चक्कर लगाने चला गया और थोड़ी देर में खेत के चक्कर लगाकर आ गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तब कविता उससे पूछी, इतनी देर क्यों लगा दी? ठंड में हाथ तो देखो, नीले पड़ गए हैं। क्या आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? अरे भाग्यवान, शांत रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस काम ज्यादा था, लेकिन आज किसी की मदद कर पाया तो अच्छा लग रहा है। आपने मदद की, लेकिन किसकी? और ये आपकी कमर और आड़ फटी हुई क्यों है? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो रात को एक दादी माँ ठंड से कांप रही थी और उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे, तो मैंने अपने कंबल का आधा टुकड़ा उन्हें दे दिया। चलो, अच्छी बात है कि आपने किसी की मदद की, लेकिन जरा अपना भी ख्याल रखा करो। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पिंकी दौड़ते हुए आती है और अपने पापा से बोलता है, पापा, आज आप मेरे लिए क्या लाए? रामू मुस्कुराया और बोला, आपके लिए सूरज की गर्मी लेकर आया हूँ, देखो बाहर कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तीनों ने मिलकर हंसी मजाक में दिन गुजार दिया, लेकिन शाम होते होते ठंड और भी बढ़ गई। कविता बोली, सुनिए जी, अब तो लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। अगर आग ना जली तो पिंकी बीमार पड़ जाएगी। आप कहीं से लकड़ियों का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? रामू ने सोचा, ठीक है, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आता हूँ, जिससे आज रात जैसे तैसे गुजर जाएगी। तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल्द ही लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। कविता ने उसे रोका, रुकिए, आप इतनी रात को मत जाइए, ठंड बहुत है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन भाग्यवान, अगर मैं अभी लकड़ियाँ नहीं लाया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी रात काटने में।
लेकिन मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप आखिर इतने ठंड में कैसे करोगे? कोहरे के कारण तो ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आता है। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है जी, आराम से जाना, ख्याल रखना। मजबूरी के कारण रामू को आधी रात को ठंड में लकड़ियां लानी ही थीं, क्योंकि अगर रामू लकड़ी नहीं लाएगा तो उसकी बेटी बीमार भी हो सकती थी और साथ ही साथ रात बिताना भी मुश्किल। रात के समय जब रामू जंगल पहुंचा तो सब कुछ कोहरे में ढका हुआ था। पेड़ बर्फ से सफेद दिख रहे थे। वो सूखी लकड़ियां ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके कदमों तले कुछ खड़का। एक पुराना लोहे का संदूक। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने की 2 मुद्राएं और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो इस संदूक को पाएगा वो याद रखना, ये धन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए है, ना कि लालच के लिए। रामू को समझ नहीं आया कि ये किसका है, पर उसने तय किया कि इसे गांव के मुखिया को देगा। सुबह वो संदूक लेकर मुखिया के घर पहुंचा और सब बताकर बोला, मुखिया जी, मुझे ये जंगल में मिला, ये गांव की अमानत है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि इस मुद्रा को आपके हवाले कर दूं। मुखिया ने कहा, रामू, तू बहुत ईमानदार है, तुझे इनाम मिलना चाहिए। नहीं मुखिया जी, इनाम तो तब मिलेगा जब ये धन किसी जरूरतमंद के काम आए। आप कृपया करके उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जिसे इस अमानत की सख्त जरूरत है। ठीक है रामू, तुम चिंता मत करो, मैं इस मुद्रा का गांव की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। मुखिया ने सोने की मुद्राओं से गांव में एक सामुदायिक भंडार बनवाने का फैसला किया, जहां गरीबों के लिए सर्दी में कंबल, खाना और दवाई मुफ्त दी जाएगी। उस दिन से शिवपुरा गांव में पहली बार लोगों ने इंसानियत का असली चेहरा देखा। लेकिन किस्मत ने जैसे अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। पिंकी को बुखार ने जकड़ लिया। कविता ने सारा दिन उसकी सेवा में गुजारा, लेकिन दवाई नहीं थी। रामू भागकर गांव के भंडार गया, वहां दवाई और दूध लेकर लौटा, पर तब तक पिंकी की हालत और बिगड़ चुकी थी। रामू ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, बेटी, तू जल्दी ठीक हो जा, तू ही तो हमारी खुशी है। पिंकी ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अगर मैं ठीक हो गई तो हम अगले साल बर्फ में खेलेंगे ना? जरूर मेरी राजकुमारी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। रामू की आंखें भर आईं। गांव के लोग भी मदद करने आए, लेकिन रात बहुत ठंडी थी। पिंकी की सांसें कमजोर पड़ने लगी। कविता रोती रही, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा ले। रामू के दिल में डर बैठ गया। उसने और कपड़े लाकर बेटी को लपेट दिया ताकि उसकी गर्मी उसे मिले, लेकिन कुछ देर बाद पिंकी की सांसें थम गईं। गांव में सन्नाटा फैल गया। वो बेटी जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाती थी, अब शांत थी। कविता चिल्लाती रही, रामू, हमारी पिंकी हमें छोड़कर चली गई। रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खोखलापन था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तूने मेरी बेटी क्यों छीनी? रामू, तेरे ईमान का मैं कायल हूँ, तू मेरे लिए काम मत कर। मैं तेरे नाम से एक स्कूल बनवाऊंगा, पिंकी शिक्षा निकेतन। धीरे धीरे उस स्कूल ने गांव की तस्वीर बदल दी। गरीब बच्चों को पढ़ाई के साथ कपड़े और खाना भी मिलने लगा। कविता वहां बच्चों को पढ़ाना सीख गई और रामू वहीं चौकीदारी करने लगा। हर सुबह जब बच्चे स्कूल आते तो कविता की आंखें चमक उठती। लगता है मेरी पिंकी सब में मुस्कुरा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में फिर भयंकर सर्दी आई। उसी रात एक बूढ़ी औरत फिर गांव के बाहर दिखाई दी, वही जो उस रात खेतों में थी। लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वो सीधे स्कूल के सामने गई और वहां दीवार पर दीपक रखकर बोली, जिसने दूसरों के लिए चिराग जलाया उसकी लौ कभी नहीं बुझती। अगली सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे तो देखा दीवार पर लिखा था, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। रामू और कविता ने उस दीपक को मंदिर में रख दिया। लोग कहते हैं कि उस रात भगवान ने खुद इंसान के रूप में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। शिवपुरा अब पूरे इलाके में मिसाल बन गया। किसी गरीब के पास कपड़े ना हो तो गांव वाले साथ मिलकर देते। किसी के घर आग ना जले तो सब मिलकर लकड़ियां पहुंचाते। मुखिया अक्सर कहता, हमने इंसानियत की आग से ठंड को हराया है। साल गुजरते गए। अब पिंकी शिक्षा निकेतन से पढ़े हुए कई बच्चे शहरों में बड़े अफसर बन गए। वे हर साल गांव लौटकर ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल बांटते और कहते, ये पिंकी की याद में है। रामू और कविता बूढ़े हो चुके थे,
लेकिन उनके दिलों में सुकून था। एक शाम जब ठंडी हवा फिर बह रही थी, कविता बोली, रामू, याद है वो रात जब तूने उस बूढ़ी औरत को चादर दी थी? शायद वही हमारी जिंदगी का मोड़ था। रामू मुस्कुराया। हाँ कविता, इंसानियत का छोटा सा काम कभी छोटा नहीं होता। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक अलग सी रोशनी थी। शायद वही पिंकी की मुस्कान थी जो आज भी गांव के हर बच्चे में चमक रही थी। ठंड से नहीं, इंसानियत की कमी से लोग मरते हैं। अगर हर इंसान किसी और की ठंड कम कर दे तो ये दुनिया हमेशा गर्म रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां इंसानियत, रिश्तों और सच्चाई की परीक्षा एक बार फिर सबके सामने आई। गांव के बीचों बीच रहती थी एक औरत, सुमित्रा देवी, जो अपने पति हरि नारायण और 2 बेटियों कोमल और पूजा के साथ रहती थी। कोमल सुमित्रा की अपनी सगी बेटी थी, जबकि पूजा उसके पति की पहली पत्नी की बेटी। शुरुआत में सुमित्रा ने दोनों को एक जैसा प्यार देने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतने के साथ उसके दिल में भेदभाव की दीवार खड़ी हो गई। एक दिन सुबह का समय था। रसोई से रोटियों की खुशबू आ रही थी। पूजा ने सारा काम निपटा लिया था, जबकि कोमल अब भी सो रही थी। सुमित्रा आंगन में आई और ऊंचे स्वर में बोली, अरे पूजा, तू अब तक यहीं है? जा जरा कोमल को जगा दे, उसे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। माँ, मैंने तो उसे 2 बार उठा दिया, लेकिन वो बोल रही थी कि थोड़ी देर और सोने दो। हे भगवान, पता नहीं तेरी बहन का क्या होगा। उसकी ये आलस कर जाएगी। पूरे घर का काम तू करे और वो आराम फरमाए। जा, उसे अभी उठा और तैयार कर। ऐसा बोल सुमित्रा कोमल को उठाने पूजा को भेज देती हैं। पूजा चुपचाप अंदर चली गई और कोमल को उठाया। कोमल ने आलस भरी आंखों से बहन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, माँ फिर से तुम पर नाराज हैं क्या? नहीं कोमल, माँ ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा मूड खराब है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कोमल जल्दी से उठी और पूजा के साथ तैयार होने लगी, लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक अलग ही नजरिया था, अपनेपन का भेद। कुछ दिन बाद गांव में पूजा और कोमल की शादी की बात चली। हरि नारायण ने बड़ी उम्मीद से दोनों के लिए एक अच्छा घर ढूंढा, एक किसान परिवार, ईमानदार और मेहनती। लेकिन सुमित्रा को ये रिश्ता रास नहीं आया। जी, आप क्या कर रहे हैं? कोमल को किसान के घर भेजेंगे? मेरी बेटी को तो मैं शहर के अमीर घर में ब्याह दूंगी। आपको पूजा की शादी करनी है तो किसान के घर कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी कोमल की शादी किसान के घर नहीं होने दूंगी। भाग्यवान, फर्क क्यों? दोनों ही बेटियां हैं मेरी। एक सगी और दूसरी सौतेली कहकर भेदभाव क्यों करती हो? आप समझते नहीं हैं। पूजा आपकी पहली पत्नी की बेटी है, उसका मुझसे क्या रिश्ता? मुझे तो बस अपनी बेटी कोमल से लेना देना है। मैं कोमल की शादी गरीब घर में नहीं होने दूंगी। हरि नारायण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है सुमित्रा, और पूजा का हक उतना ही है जितना कोमल का। तुम एक माँ होकर ऐसा बोल रही हो, जबकि बेचारी पूजा हर वक्त हर काम में तुम्हारा हाथ बटाती है। लेकिन सुमित्रा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर पूजा की शादी गांव के किसान मोहन से कर दी गई, जबकि कोमल की सगाई शहर के एक व्यापारी रवि से तय हो गई। शादी के दिन पूरे गांव में रौनक थी। लोग कहते, वाह, हरि नारायण की बेटियां कितनी सुंदर है। लेकिन भीतर ही भीतर सुमित्रा सोच रही थी, देखो कोमल की शादी कितने बड़े घर में हो रही है, पूजा तो बस किसान की बीवी बनकर रह जाएगी। वक्त बीता, पूजा अपने पति मोहन के साथ सुख से रहने लगी। गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों का दिल बहुत अमीर था। वहीं कोमल और रवि के घर में अमीरी तो थी, मगर मन में सुकून नहीं। एक दिन कई साल बाद सुमित्रा के घर पर अचानक तूफान सा आ गया। हरि नारायण बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। कोमल और रवि ने सुनकर कहा, माँ, पिताजी के इलाज का सारा खर्च आप संभाल लीजिए, मैं तो रवि से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। क्या? तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगी? तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे पिताजी इतने ज्यादा बीमार हैं, हमारी मदद करने के बजाय तुम मुझे संभाल लेना बोल रही हो। माँ, अब मैं शादीशुदा हूँ, हर बात पति से पूछनी पड़ती है। सुमित्रा का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, जिस बेटी को मैं सबसे ज्यादा प्यार देती थी, वही आज किनारा कर रही है। इसी बीच दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई।
दरवाजा खुला, सामने पूजा थी। उसने थैले में कुछ पैसे, दवाइयाँ और फल रखे हुए थे। माँ, पिताजी की तबीयत सुनी तो तुरंत चली आई। अभी पिताजी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? ये कुछ पैसे हैं, इलाज के लिए रख लीजिए। बेटी पूजा, तू तो खुद गरीब घर में रहती है, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? माँ, मोहन ने कहा अपने ससुर जी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, इसलिए हम दोनों ने अपनी बकरी बेच दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर आज तुम ये पैसे नहीं लाकर देती तो शायद ही तुम्हारे पिताजी बच पाते। मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ तुम्हारी। बेटी, तूने आज साबित कर दिया कि खून का नहीं, कर्म का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कभी भी पैसों से किसी के इंसानियत और दिल का पता नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अरे नहीं नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं आप लोग का ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती। ये पैसे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखा सुमित्रा, जिसे तुम सौतेली सौतेली बोलकर हमेशा अपने से अलग करती थी, आज वही हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। जिसे उसने सदा पराया समझा, वही आज अपना बनकर खड़ी थी। कुछ महीनों में हरि नारायण धीरे धीरे ठीक होने लगे। सुमित्रा के मन में अब पछतावे की आंधी चल रही थी। वो हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, अब बस मेरी पूजा को खुश रखना। उधर शहर में कोमल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। रवि का बिजनेस घाटे में चला गया। घर की शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। अब वही कोमल जो कभी दूसरों की गरीबी पर हंसती थी, आज खुद रोज के खाने के लिए तरस रही थी। एक दिन कोमल ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, माँ, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, अगर हो सके तो थोड़े पैसे भेज देना। सुमित्रा ने वो चिट्ठी पढ़ी और बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने पूजा की ओर देखा। बेटी, तेरी बहन मुसीबत में है, क्या तू मेरी मदद करेगी? उसको कुछ पैसों की जरूरत है। माँ, बहन ही तो है। अगर आज उसने मुझसे दूरियां बनाई थी तो क्या हुआ? मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं अभी घर जाकर आपके दामाद से बात करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। फिर पूजा ने अपने पति से सलाह की और दोनों ने जितना बन पाया उतने पैसे और राशन लेकर शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचते ही कोमल और रवि ने दरवाजा खोला। सामने पूजा और मोहन थे। दीदी, तुम यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारी मदद के लिए आओगी। बहन, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस समय के साथ धुंधले हो जाते हैं। मैं तुम्हारी खुशी में नहीं, तुम्हारे दुख में आई हूँ। कोमल की आंखें भर आईं। कोमल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पूजा के पैरों में गिरकर कहा, दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बचपन में माँ के कहने पर मैंने भी तुम्हें नीचा दिखाया, माफ कर दो। बहन, माफी क्यों मांगती हो? आज जब तू मेरे गले लगकर रो रही है तो सारी दूरी खुद मिट गई। वक्त बीता। कोमल और रवि ने दोबारा मेहनत शुरू की। मोहन और पूजा की मदद से उनका काम फिर चल पड़ा। अब दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रहने लगे। सुमित्रा जब ये सब देखती तो उसकी आंखों से हर बार पश्चाताप के आंसू बहने लगते। हे भगवान, अगर तूने मुझे एक बार और मौका दिया होता तो मैं दोनों बेटियों को बराबर प्यार देती। भाग्यवान, भगवान ने वही मौका दिया है। आज भी देर नहीं हुई, जा दोनों को गले लगा ले। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। खेतों में सरसों की पीली फसलें झूम रही थी और ठंडी हवाएं खेतों की खुशबू अपने साथ उड़ाए लिए जा रही थी। गांव में किसान, मजदूर सब अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे होते थे। इन्हीं में से एक था रामू, जो अपनी पत्नी कविता और छोटी बेटी पिंकी के साथ गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। रामू का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और जिम्मेदारी की भारी गठरी उसके कंधों पर आ गई। छोटी उम्र में ही उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया था। वो गांव के ठाकुर साहब के खेतों में काम करता था। पूरे दिन की मेहनत के बदले उसे बस कुछ रुपए और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। कविता भी गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर कुछ पैसे जुटाती थी ताकि घर का चूल्हा जल सके। दोनों की मेहनत से किसी तरह घर चलता था, लेकिन इन सब के बीच उनकी छोटी सी दुनिया में एक चमक थी, उनकी बेटी पिंकी। 6 साल के पिंकी पूरे गांव की जान थी। उसकी हंसी और मासूम बातें हर किसी के दिल में जगह बना लेती थी। कविता, अब हमारी बेटी को 6 साल चलने लगे,
पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीता। हमारी बेटी पिंकी एक वही है जिससे हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। हमारी बेटी पिंकी के बिना तो एक पल के लिए हमारा घर अधूरा सा लगने लगता है। नजरियों से ढूंढ रही होती हैं कि कब स्कूल से आएगी। लेकिन कविता, ये सब तुम्हारे साथ के बिना नामुमकिन था, क्योंकि तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं नहीं जी, आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा ना करें। ये सब मेरा कर्तव्य है। अच्छा चलिए जाइए, रात बहुत हो चुकी है, सुबह खेत भी जाना है। हर सुबह पिंकी अपने पापा के साथ खेतों में जाती, वहाँ मिट्टी में खेलती और फूल तोड़कर अपनी माँ के लिए एक फूलों की माला बनाती। माँ देखो, आज ये फूल मेरे जैसे मुस्कुरा रहा है। कविता उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और बोलती है, हाँ बेटा, ये फूल बिल्कुल आपकी ही तरह मुस्कुरा रही है। आप किसी फूल से कम हो क्या? मेरे लिए तो तुम ही मेरा फूल हो। सच में माँ, मैं फूल हूँ, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी प्यारी फूल जैसी बेटी हो जो हमेशा खिला रहती है। कविता की बातें सुनकर पिंकी खुशी से उछलने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। रामू भी जब अपनी बेटी को यूं खेलता देखता है तो उसे लगता कि उसकी जीवन की सारी थकान और दुख मिट गई। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। नवंबर के अंत में ही ठंडी हवाएं असहनीय हो गई थी। कोहरा ऐसा कि सुबह का सूरज भी धुंध में खो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते, बाप रे, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ नजर ही नहीं आता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ठंड के मारे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पैर जम गए हों। अगर ऐसा ही ठंड करते रहा तब तो घर से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंबल से निकलूं ही ना, घर पे ही रहूं। लेकिन क्या करूं, घर पे रहने से घर भी तो नहीं चलेगा। मन को मारकर काम में जाना ही पड़ता है। लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और रातों में तापमान इतना गिर जाता कि मिट्टी भी जमने लगती थी। इस बार की बढ़ती ठंड को देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इधर रामू और कविता के पास ठंड से बचने के लिए ना तो मोटा कंबल था, ना ठीक से लकड़ियां। उनकी झोपड़ी की दीवारें फूटी हुई थी, जहां से हवा अंदर घुस आती। उन्होंने अपने पास की सारी पुरानी चादरें एक साथ जोड़कर कंबल बना लिया था। पिंकी को उसी में लपेटकर सुलाए थे और दोनों उसके पास बैठते और अपने शरीर की गर्मी से उसे बचाने की कोशिश करते। बाप रे, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ नजर ही नहीं आता है। हाँ जी, मैं पहली बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ी देख रही हूँ। मेरे हाथ पैर तो मानो जम सा गए हैं। हे भगवान, बस मेरी बेटी सुरक्षित रहे। चिंता मत करो कविता, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम दोनों के होते हुए। लेकिन जी, बेचारी अभी छोटी बच्ची है, ये कैसे सह पाएगी ये कड़कड़ाती ठंड? सब ठीक हो जाएगा, तुम भगवान पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही नए कपड़ों का बंदोबस्त करूंगा। ठंड के कराड़ रामू के परिवार को अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन ठाकुर साहब ने अपने खेतों की निगरानी के लिए रात का पहरा लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, रामू, आज रात खेतों में रहना पड़ेगा, कोई जानवर फसल न खराब कर दे। और हाँ, अगर नींद में चूक हुई तो पैसे काट लूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है, रात को खेतों में रहना नामुमकिन है। ठंड के मारे मिट्टी मानो ऐसा लगता है कि बर्फ बन गई है। मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए रामू, चाहे कितनी भी ठंड रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें तो करने के लिए बोला, तुम्हें वो करना होगा, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आई बात तुम्हारे समझ में? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं रात को खेतों में रहने के लिए तैयार हूँ। रामू डर गया। ठाकुर साहब की बात को टालना मतलब अगले दिन काम से निकाल दिया जाना। घर में पहले ही राशन खत्म हो चुका था, इसलिए उसने हामी भर दी। कविता ने उसे जाते हुए कहा, सुनिए जी, जल्दी लौट आना, ठंड बहुत है। बस पहरा लगाकर लौटता हूँ, तू और पिंकी दरवाजा बंद रखना। रात के वक्त जब पूरा गांव अपने घरों में दुबक चुका था, रामू ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और खेतों की ओर निकल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। खेतों में कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। रात गहराती चली गई। कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि हाथ आगे करने पर भी कुछ नजर नहीं आता था। रामू ठंड से कांपता हुआ खेतों में चक्कर लगाता रहा। दूर कहीं सियारों की आवाजें गूंज रही थी।
अचानक उसकी नजर खेत के किनारे पड़ी। कोई आकृति झोपड़ी के पास खड़ी थी। वो डर गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत थी, फटे कपड़ों में ठिठुरती हुई। रामू बोला, अम्मा, आप यहाँ इस वक्त इतनी रात में अकेली? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, ठंड लग रही है, क्या थोड़ा सहारा मिल सकता है? रामू ने एक पल सोचा। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न खाना न गरम कपड़ा, लेकिन इंसानियत उसे रोक नहीं पाई। उसने अपनी पुरानी चादर का आधा हिस्सा फाड़कर बूढ़ी औरत को ओढ़ा दिया। बेटा, तुझे ठंड लगेगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप आराम से बैठिए, मैं तो खेतों की रखवाली कर रहा हूँ। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। दादी माँ, आप यहीं आराम करें, मैं खेत के चक्कर लगाकर आता हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ, और हाँ, संभल कर जाना। ऐसा बोल मोहन खेत के चक्कर लगाने चला गया और थोड़ी देर में खेत के चक्कर लगाकर आ गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तब कविता उससे पूछी, इतनी देर क्यों लगा दी? ठंड में हाथ तो देखो नीले पड़ गए हैं। क्या आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? अरे भाग्यवान, शांत रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस काम ज्यादा था, लेकिन आज किसी की मदद कर पाया तो अच्छा लग रहा है। आपने मदद की, लेकिन किसकी? और ये आपकी कमर और आड़ फटी हुई क्यों है? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो रात को एक दादी माँ ठंड से कांप रही थी और उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे, तो मैंने अपने कंबल का आधा टुकड़ा उन्हें दे दिया। चलो, अच्छी बात है कि आपने किसी की मदद की, लेकिन जरा अपना भी ख्याल रखा करो। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पिंकी दौड़ते हुए आती है और अपने पापा से बोलता है, पापा, आज आप मेरे लिए क्या लाए? रामू मुस्कुराया और बोला, आपके लिए सूरज की गर्मी लेकर आया हूँ, देखो बाहर कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तीनों ने मिलकर हंसी मजाक में दिन गुजार दिया, लेकिन शाम होते होते ठंड और भी बढ़ गई। कविता बोली, सुनिए जी, अब तो लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। अगर आग ना जली तो पिंकी बीमार पड़ जाएगी। आप कहीं से लकड़ियों का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? रामू ने सोचा, ठीक है, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आता हूँ, जिससे आज रात जैसे तैसे गुजर जाएगी। तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल्द ही लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। कविता ने उसे रोका, रुकिए, आप इतनी रात को मत जाइए, ठंड बहुत है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन भाग्यवान, अगर मैं अभी लकड़ियाँ नहीं लाया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी रात काटने में। लेकिन मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप आखिर इतने ठंड में कैसे करोगे? कोहरे के कारण तो ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आता है। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है जी, आराम से जाना, ख्याल रखना। मजबूरी के कारण रामू को आधी रात को ठंड में लकड़ियाँ लानी ही थी, क्योंकि अगर रामू लकड़ी नहीं लाएगा तो उसकी बेटी बीमार भी हो सकती थी और साथ ही साथ रात बिताना भी मुश्किल। रात के समय जब रामू जंगल पहुंचा तो सब कुछ कोहरे में ढका हुआ था। पेड़ बर्फ से सफेद दिख रहे थे। वो सूखी लकड़ियां ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके कदमों तले कुछ खड़का, एक पुराना लोहे का संदूक। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने की 2 मुद्राएं और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो इस संदूक को पाएगा वो याद रखना, ये धन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए है, ना कि लालच के लिए। रामू को समझ नहीं आया कि ये किसका है, पर उसने तय किया कि इसे गांव के मुखिया को देगा। सुबह वो संदूक लेकर मुखिया के घर पहुंचा और सब बताकर बोला, मुखिया